कैन यू हियर माई वॉइस? तो यहाँ से आ गया ए बी होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ये ऊपर बन गया 6 + √35 का होल स्क्वायर। तुम्हारा ए स्क्वायर है 6 - √35 का होल स्क्वायर, और 1/a² बन गया 6 + √35 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? जब a - b होल स्क्वायर लगाओगे 36 + 35 -12 √35, और यहाँ पर जब करोगे 36 + 35 + 12 √35, तो आपका ये कैंसिल हो जाता है। 36 + 35 विल बी 71 + 71, ये आ गया 142। समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है हमें? समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। आपको मैंने कल एक किया था, रिकॉर्ड भी किया था मैंने, सारा पेपर आई थिंक सॉल्व करवा दिया था आपको, टेस्ट पेपर। वो वीडियो प्लीज देख करना। कनिष्का सारे क्वेश्चन दोबारा से करके आने, तुम्हें भी पूरा टेस्ट दोबारा करके लाना। ठीक है? कल तक ले लो, दिन 2 दिन ले लो बच्चे, मैं टाइम फ्रेम ही रखती हूँ। आप कहो कि स्कूल का काम बहुत है, टेंशन में नहीं, पर समझ कर और अच्छे से करना है, सो दैट वी गेट। मैं कह रही हूँ हमारे मार्क्स आएंगे और तुम लोग ये मुझे टेस्ट दिखा रहे हो। ठीक है? सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा आपका कंप्लीट। सैटरडे को टेस्ट होगा इन्हीं चैप्टर 1 का ही। बी प्रिपेयर्ड। और मुझे वेंसडे या ट्यूसडे या थर्सडे तक मुझे ये पूरा टेस्ट, ये वाला टेस्ट पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके लाके दो। जो नहीं समझ पाए वो मुझे क्लास में सर से पूछो। सी एडवांटेज है आपको, आप छोटा बैच हो, अगर 3 बच्चे हो तो वो एडवांटेज लो। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, और क्लास में डाउट है तो वो हो जाएंगे आपके। अगर आपका 20 का बैच हो तो वहां पे मुश्किल होता है कि एक बच्चा होता है, मैं कहती हूँ बाद में कर लेगी। ठीक है? बट योर्स इज एन एडवांटेज, एंड और तुम सब इक्वल फुटिंग में हो, नहीं पढ़ रहे हो, उसने फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है। तुम लोग ने बिल्कुल नहीं की, और दिख रहा था पेपर। ठीक है? आपने मुझे कहा कि आई वी गॉट 76 मार्क्स, है ना, एंड मैथ्स इज बड़ी गुड, अच्छी है हमारी, बहुत अच्छी है, हमें ट्यूशन भी चाहे ना लगनी पड़ी, है ना, आपने यही कहा था पेरेंट्स ने। हाँ। दूसरी चीज कहा था ऑल्टरनेट, मतलब हमें रोज क्लास चाहिए, हमें ऑल्टरनेट चाहिए। नाइन्थ में पहली बात तो ऑल्टरनेट नहीं होती है। नाइन्थ में मैंने कहा था ना, 8th में क्या है, फॉर्मूला 6 है, इतने फॉर्मूला रख लिए, क्वेश्चन उससे पर आएगा, बस वही थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग होगी, फॉर्मूला आता है, नंबर डालो, हो जाएगा। नाइन्थ में चीजें ना हर बार में चेंज आती है। ठीक है? तो उसमें सिर्फ समझने की, हमें कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कुछ नहीं है, तुम लोग पढ़ाई नहीं की तुम लोग, बस इतना सा था, पेपर टेस्ट दिया कि चलो एक टेस्ट देना है, आता है सब कुछ, तो प्लीज पढ़कर आओ। ठीक है? ये टेस्ट ऐसा मत दो कभी भी, किसी को मत दो। राइट? जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन तुम लोग ने अच्छे से किया हुआ था, क्योंकि स्कूल में कवर करवा दिया, शायद घर पे पढ़ा हुआ था, ये सबने ठीक किया हुआ है। ठीक है? अब सिंपल सी थी, मैंने तुम्हें कहा था 1/√10 देखो, और √10 की वैल्यू दी हुई है 3.162। तो वाई डिड यू लाइक राइट इट लाइक दिस? क्यों लिखा इसको? मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या करते हैं इनको पहले, एक सिंपल सी बात थी, √10/10 लिखना है। अब इतना अगर करोगे तो आई नो कि हाँ, समझ में आ गया। इसके बाद की गलती तो आई नो थोड़ी बहुत आपको पॉलिशिंग की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसने किया, इसने 3.162 था ना, उसने मल्टीप्लाई कर दिया, विच आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, चलो वो कंफ्यूजन इनिशियली होती है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अर्शमीत ने लिख दिया 31.62, विच आई नो माइनर की कंफ्यूजन है, हो जाएगी थी। ठीक है? उसने क्या किया, दिया ने, उसने 3162 को ऐसे 3 zeros लगा के करके कैंसिल करना शुरू कर दिया। और जब आप कैंसिल करते हो ना, तो फाइनल आंसर लिखा करो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा होगा 1581/5। ये लिखना है तुमने, यहाँ कैंसिल करके बस ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है? ये स्टेप लिखा करो। राइट? पहली चीज। फिर अगर उसने ये लिखा तो मुझे पता है वो पॉलिशिंग की जरूरत है, हल्का सा बेटा कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तुमने तो पहले ही कैसे कर दिया, which is also fine, but that is not what the question is asking you to do. That is not what the question is testing.
The question is not testing your calculations. The question is not testing your कितनी तुम जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी कटिंग कर सकते हो, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है कि तुम्हें आता है कि नहीं। ठीक है, तो इस केस में जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और रूट का नंबर हो डिनोमिनेटर में, हमेशा उसे करना है रैशनलाइज। फिर तुम मुझे बताओ, तुम्हें मैंने ये कब सिखाया या तुम्हें स्कूल में ऐसा सिखाया, तुमने हर एक टर्म को रैशनलाइज क्यों किया इस वाले पे? इट वॉज 2√6 अपॉन √2 प्लस √3। मतलब दिस इज समथिंग, मैंने बड़ी नॉवेल्टी चीज आज बार देखी है, तुमने हर एक टर्म को रैशनलाइज किया, विच इज फाइन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद भी तुम पहुंचते क्या हो? वहीं पर जहां से शुरू हुए हो। ठीक है, अब ये चीज हैंडल करनी है। तुमने बनाया 2/√2 प्लस 3/√2 √3। अब क्या करोगे? रूट तो यहाँ आ गया। अब तुम कहोगे चलो मैं एलसीएम ले लेती हूँ, बिल्कुल ले लो। ये √6 ऊपर आ जाएगा, इनका एलसीएम। यहाँ पे 2√3 और 2√2, बात तो वही आ गई, है ना। ये घूमने की बात है कि घूम फिर के बस हम वही, जैसे होता है ना वो भूल भुलैया से बनी होती है, मेज बनी होती है, उसमें हम गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। तो दिस इज कॉन्सेप्ट वाइज, चलो ठीक है तुम सोच रही हो, बट दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन टू थिंक। प्लस सोचो, बिल्कुल ठीक है सोचना, लेकिन ये देखो कि इसके बाद वो हमें लेकर कहाँ जा रहा है। तुम्हारा ये चीज जब तुमने इसको सॉल्व किया, तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ मुझे ये डायरेक्शन में पहुंचा रहा है, बार बार उसी रास्ते पर चलना। इसका आंसर 1 आई थी, 1 या 0, √10 का ये वाला, बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर है आपका, प्लीज इसको देख लेना एक बार अच्छे से, दोबारा से सॉल्व करना। इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, मैंने उस पर डाली हुई है, मैं लिंक भी बता दूंगी कौन सा है, वो पर्टिकुलर डे की वीडियो है, कल की। तो मैं आई नहीं थी, आधा घंटा लगाकर हमने ये सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चन, वो सब कर लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चैप्टर्स है जो दिमाग खाते हैं, ये दो चैप्टर्स हैं जो दिमाग खाएंगे सच में, क्योंकि इसमें जो रैशनलाइजेशन है और एक्सपोनेंट्स है और एक रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, जो मैंने देखा है ओवरऑल दिमाग खाने वाले चैप्टर्स मतलब होता है। एंड पॉलिनोमियल्स में व्हेन इट कम्स टू फैक्टराइजेशन, बस फिर बच्चे को लगता है कि कुछ नहीं आता। और ये सच में कुछ नहीं है, जितना आपको मैं करवा रही हूँ उतना रेगुलरली जितने क्वेश्चन करवाया ना, रोज के रोज 3 या 4 क्वेश्चन कर लो, आपका नंबर सिस्टम में एंड तक वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सच्ची कह रही हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन सब उन्हीं चीज को बार बार, एक क्वेश्चन को 10 बार, सीरियसली ये टेक्निक होती है, 10 क्वेश्चन को एक एक बार करना है कि एक क्वेश्चन को 10 बार करना है। और मेरी पर्सनली टेक्निक होती है, एक क्वेश्चन को 10 बार करो। ठीक है, आदि शर्मा मत करना, कुछ मत करना, मैंने सब कवर करवा दिया, आदि शर्मा टुगेदर, ये आपका एग्जाम्पलर, मैं सब धीरे धीरे करके कवर करवा देती हूँ, टेस्ट पेपर वर्कशीट वगैरह सब देखे। हाँ, आज एक अपनी तरफ से मैं अपना एफर्ट करूंगी, आपको वर्कशीट बनाकर दूंगी, बिल्कुल कल तक आपके पास वर्कशीट होगी। ठीक है, नंबर सिस्टम की मैं थोड़ा रिलैक्स हो रही थी, बिकॉज आई वाज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड भी कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, इकट्ठे क्वेश्चन होंगे विद आंसर्स होंगे, रिवाइज करते रहो, 3 3 4 4 क्वेश्चन एक टॉपिक के ना, टॉपिक वाइज बनाऊंगी कि इस टॉपिक के ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक के चैप्टर 1 को ना पूरा टॉपिक वाइज कि इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करनी, उतनों की प्रैक्टिस कर लो। आपका क्लास वर्क जो मैंने करवाया वो भी कवर कर दूंगी सारा उसमें। ठीक है, तो इसको रिवाइज करो, आई वॉन्ट दिस टेस्ट। ऐसा ही पॉलिनोमियल्स की, वो मेरे पास वर्कशीट ऑलमोस्ट तैयार है पॉलिनोमियल्स की, उसको सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा पॉलिश करके देना है मुझे उसको। मैंने आपको कल करवाए थे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको कवर करवाया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, मार्क्स अपने बताकर जाना, टेस्ट कितने 30 मार्क्स का था ना ये टेस्ट, 30 मार्क्स का था, तो थोड़ा सा तो मैं मार्क्स का अपडेट रखूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, मार्क्स कम ज्यादा चलते रहते हैं। ठीक है, कब टेस्ट हुआ था ये? 22।
अभी ग्रुप में डालना नहीं शुरू करूंगी, जब थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तब डालूंगी विद इन अ मंथ, जब मुझे लगेगा कि हाँ। पर मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, कभी भी कोई पेरेंट पूछता है या आप लोग देखते हो तो मुझे पता है किसने कौन सा टेस्ट लिया है, कौन सा मिस किया है। 13, हाँ कोई बात नहीं। बिना पढ़े इतने मार्क्स आगे पढ़ लोगे तो और अच्छा बताइए। ठीक है, पढ़ लो। तुम लोग सिर्फ नहीं पढ़े हो, पता लग रहा है। चलो एनी हाउ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने किए थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपके लिए पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है इन वन वेरिएबल। कोई बात नहीं, आराम से उठा ले, कोई बात नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, समझ में आ गया? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। और फिर नंबर ऑफ टर्म्स से हमने कहा था मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, एंड मोर देन 4 टर्म्स से पॉलिनोमियल, जो हमने कल किया था। ठीक है, फिर डिग्री के बेसिस पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। अब पॉलिनोमियल हैज डिग्री 5, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी उसकी? एक होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, एट द मैक्सिमम कितनी टर्म्स होंगी और एट द मिनिमम कितनी टर्म्स होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी उसमें? 6, क्योंकि एक एक्स रेज टू पावर 5 की टर्म आएगी, फिर एक्स रेज टू पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 0, जिसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट्स कुछ भी रख लो इनके, ये कांस्टेंट टर्म होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। तो अगर डिग्री n है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1, एंड वी टॉकिंग ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डबल वेरिएबल करोगे, मोर देन 2 वेरिएबल्स करोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म विल बी 1, क्योंकि अगर डिग्री 5 है तो एक्स रेज टू पावर 5 तो रखना ही पड़ेगा। समझ में आ गई? फिर एक मैंने आपको करवाया था, लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा होता है? सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं लीड करता है, क्योंकि जनरली जो पॉलिनोमियल का अरेंजमेंट का वे होता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर होता है। तो जो हाईएस्ट पावर है उसका उसका जो कोएफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोएफिशिएंट, क्योंकि वो लीड कर रहा है तो उसको हमने कह दिया लीडिंग कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन में आता है, फॉर्म अ पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोएफिशिएंट 5, डिग्री 7, नंबर ऑफ टर्म्स 5। समझ में आ गया? तो आपने कुछ नहीं करना, ये चीज समझने वाली बात है, राइट? अगर मैंने कहा है डिग्री 7, लिख लो, फॉर्म अ पॉलिनोमियल, डिग्री 7, लीडिंग कोएफिशिएंट। अब इसी में इतनी वेरिएशन से मैं कितने क्वेश्चन करवा दूं? लीडिंग कोएफिशिएंट -7 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 5। अब 5 टर्म्स रखनी है मैंने। अगर एक्स रेज टू पावर 7 की टर्म रखी है और वन वेरिएबल कहा हुआ है, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर बढ़ा दोगे तो बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा लीडिंग कोएफिशिएंट 7 है, तो हमारे पास क्या आएगा? -7 एक्स रेज टू पावर 7। फिर अब मैं कुछ भी रख लू, 5 टर्म्स रखनी है, एक्स रेज टू पावर 6, एक्स रेज टू पावर 5, मतलब कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाना? 5 टर्म्स हो गई है, that's it। अब आपको नहीं थी मुझे एक्स क्यूब में रखना, मुझे 7 रखना है, बिल्कुल रख लो। कांस्टेंट टर्म रखनी है, कांस्टेंट टर्म रख लो। अब इसमें इतनी वेरिएशन है, किसने आंसर को सही कहे, पर आपको समझना है कि हमने करना क्या है। जरूरी चीज क्या है इसमें? एक तो ये, एक ये, और नंबर ऑफ टर्म्स 5। समझ में आ गया? क्लियर है ये? कोई भी एक क्वेश्चन, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन एक दो बार पेपर्स में आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई रोट दिस क्वेश्चन की करवा दो क्लास में। ठीक है, एक मैंने ये करवाया था कल, जो काम करवाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स होते कौन से हैं। वो सारी टर्म्स पॉलिनोमियल्स होती हैं जहां पर पावर क्या होता है? होल नंबर। ठीक है, तो अगर हमारे पास, तो हम एग्जांपल में लिख लेंगे, दैट इज व्हाट वी मीन। अगर रूट एक्स दिया हुआ है, 1/x की टर्म कोई दी हुई है, या एक्स रेज टू पावर
2/3 करके कुछ दिया हुआ है, these terms are not polynomials. If you find such terms in your answer, तो आपको क्वेश्चन में ऐसी टर्म्स दी होती है तो उनको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो होल नंबर होगी। इट कुड बी 0, 1, 2, 3, 1.5 नहीं हो सकती। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के टर्म, 1/x, नेगेटिव टर्म और फ्रैक्शनल पावर हमें नहीं दिखेगी। समझ में आ गई पॉलिनोमियल। फिर हमने कहा था, अब अगर मान लो ये √2x करके दिया हुआ है, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अब कंफ्यूजन क्या है, हमने x को देखना है, x की पावर क्या है 1। अब ये √2 क्या है, कोएफिशिएंट। √2 is not the variable here, √2 is the coefficient. So yes, this is a polynomial। लिख लो कि क्योंकि √2 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, it is a real number, it has come in the coefficient of x. So coefficients can be in square roots, cube roots, but the variable itself cannot be in square root. As opposed from this, कभी कभी ऐसा दिया जाएगा, तो this is not a polynomial। समझ में आ गया? This is a polynomial, but this is not a polynomial. Are we clear? इस चीज को लिख लो, मुझे था मैं आज आपको ये अच्छे से क्लियर कर दूंगी इस चीज को। फिर मैंने कहा था कोएफिशिएंट्स में, कांस्टेंट टर्म में और वेरिएबल में क्या फर्क होता है, मैंने कल आपको एक चीज समझाई है ना। अब सिंपल सी बात है, मैं क्लास लेती हूँ 1 आवर की मैक्सिमम, अगर हम लगाए कि नॉर्मल आपकी क्लास होती है 1 आवर, तो आई शुड हैव 60 मिनट्स ऑफ स्टडी टाइम। अब कोई टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम 55 मिनट्स क्लास ले पाते हैं क्योंकि 5 मिनट अटेंडेंस सेटल डाउन होने में लग जाती है। कुछ कहते हैं कि क्लास 50 मिनट्स की होती है, अगर आउटपुट देखा जाए तो 50 मिनट्स का होता है। ठीक है, नाउ व्हाट दिस हैपेंस इज, सिंपल सी बात है, स्कूल्स का डिफरेंस होता है, किसी का 40 मिनट का पीरियड होता है, किसी का 45 मिनट्स का होता है, अक्रॉस स्कूल भी डिफरेंस होता है। और वो जो पीरियड है, अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है या मुझे पूछना है, तो आई विल टेल माय सिस्टम, या मैं बताऊंगी कि नंबर ऑफ मिनट्स का फर्क है हर एक में, लेकिन वो अक्रॉस द स्कूल तो सेम है। ठीक है, तो अगर मान लो केवीएम है और उसने 55 मिनट्स का टाइम पीरियड रखा हुआ है स्कूल का, 50 मिनट्स का पीरियड है, ठीक है, तो वो सारे स्कूल के लिए सेम होगा, है ना। अब इस 55 मिनट्स में एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो रोज की रोज वेरी करेगा। कभी फुल स्ट्रेंथ होती है, कभी एक एब्सेंट, कभी 4 एब्सेंट, कभी 10 एब्सेंट, होता है ना। तो इसका मतलब जो ये एब्सेंटीज है या जो प्रेजेंट है, ये हमारे लिए क्या हो गया, वेरिएबल। तो समटाइम्स हम से कि कितने बच्चे पढ़कर बैठे हैं, कितना स्टडी टाइम हुआ इस क्लास का, तो मैंने वो लिखा ए एक्स, वेयर ए इज द टाइम पीरियड, ए कांस्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया। समझ में आया कांस्टेंट, क्योंकि देखो मैंने क्या था, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, तो हाउ डू वी नो कि जो ए है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो ये एक्स होगा ना, ये थ्रू आउट द टर्म आपका एक ही वेरिएबल चलेगा, और ए जो इसमें है वो कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, वो उसके कोएफिशिएंट का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो ये फर्क क्या होता है कॉन्स्टेंट्स में, कैसे पता लगेगा कि कॉन्स्टेंट है, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। प्लस जैसे यहाँ पर हमने ए लिया, दिस शोज द टाइम पीरियड, राइट। जैसे किसी को फोर्स अप्लाई कर, धक्का कितना मारना है, वो धक्का आप एक मशीन में सेट कर देते हो, तो कितने ऑब्जेक्ट्स को मारा वो चेंज होता रहेगा, लेकिन अगर आपने फोर्स सेट कर दिया कि नहीं इतना ही धक्का मारना है, इतना ही उसको प्रेशर लगाना है, तो वो फिक्स हो गया, वो कांस्टेंट बन गया। अब कितने ऑब्जेक्ट्स को धक्का मार रहे हो वो हमारा वेरिएबल हो गया। समझ में आ गई चीजें? तो एक ये चीज कंसिडर करनी थी हमने। फिर मैंने आपको करवाया था कोएफिशिएंट, डिग्री, और इसके बाद हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में एक चीज याद रखना, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, -5, -2/3, इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या होती है, 0।
समझ में आ गया? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनकी डिग्री 0 होती है। एंड इफ आई से p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन वी से इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। p ऑफ x इज 0, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हो गया हमें? यहाँ से थोड़ी सी मैंने आपको ये वेरिएशन सिखाई थी। अब आ जाओ एक्सरसाइज करते हैं आराम से। उसके बाद हम करेंगे हाउ डू यू फाइंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ऑल सॉर्ट थिंग्स। ठीक है ना, वो कर लेते हैं। चलो, अब मैंने आपको एग्जांपल 1 कल करवा दिया था, पेज नंबर 27 एग्जांपल 1। बुक खोलो, पेज 27 एग्जांपल 1। जो नई बुक है ना वो उसके हिसाब से है। पेज 27 एग्जांपल 1, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग polynomials given below: x raised to power 5 minus x raised to power 4 plus 3। इसमें भी चैप्टर रीड कर चुके हैं, है ना? चैप्टर 12 आ गया है ना? देखिए कौन सा प्रोफेसर ये बोल। हाँ जी, बताओ डिग्री क्या है फर्स्ट वाले की? 5। इसमें फ्रैक्शन आ गया क्या? अब आ जाए, यहाँ पर हम करे थे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो आपका ये वाला, ये वाला फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी? 5। और यहाँ डिग्री क्या है? 8। और यहाँ डिग्री क्या है? समझ में आ गया ये? क्लियर है सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? ये इंपॉर्टेंट मानकर चलना है। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो इज दिस अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? कल तो पॉलिनोमियल है, यस। वन वेरिएबल में है, यस। और इसकी डिग्री क्या है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। इज दिस अ पॉलिनोमियल? क्यों? वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं है हमारा, टू है, टू इज अ कांस्टेंट नंबर। So yes, it's a polynomial. Is it in one variable? I can see only y. Yes, and डिग्री क्या है? 2। ठीक है, अब यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इज दिस द पॉलिनोमियल? नो, पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ नंबर वेरिएबल एक है या नहीं है वो मैटर ही नहीं करता। प्लस क्यों नहीं है? बिकॉज वन ऑफ द वेरिएबल्स हैज अ फ्रैक्शनल पावर। डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। ऐसे ही यहाँ पर y प्लस 1/y। ठीक है, y plus 2/y not a polynomial because y is in the denominator, it has na negative power।
x raised to power 10, y raised to power 3, t raised to power 50. It is a polynomial but not in one variable. It is a polynomial not in one variable और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है. राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग टर्म्स. तो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1. नेक्स्ट वाली टर्म में क्या है? -1. नेक्स्ट में क्या है? π/2. एंड नेक्स्ट में क्या है? 0. √2 बेटा x का हुआ. तो मैंने आपको कल ये भी समझाया था कि अगर एक टर्म हमारे पास विजिबल नहीं है, अगर x स्क्वायर की टर्म इसमें नहीं है, तो हम उसे कैसे शो करते हैं? x स्क्वायर की टर्म को हम 0 के साथ, तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, दैट्स व्हाई वो टर्म नहीं एग्जिस्ट करती. ठीक है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0. मतलब जो टर्म हमारे पावर में नहीं है, जो हमारे पॉलिनोमियल में नहीं है डिग्री के हिसाब से, तो वही टर्म का कोएफिशिएंट हम 0 कर दें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इट सेज, ये वाला टर्म जो कहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. बाइनोमियल का है तो हाउ मेनी टर्म्स शुड बी देयर? 2. और वन एग्जांपल है तो आप एक वेरिएबल में रखना, डिग्री 35 करनी है, तो x लिखा, x की पावर क्या हो जाएगी? 35. अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2. तो नेक्स्ट टर्म आप लिख लो +1 प्लस x रेज़ टू पावर 34, व्हाटएवर, फाइन. ठीक है. और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का है तो मैं क्या लिख दूंगी? x रेज़ टू पावर 100, दैट्स अ मस्ट. इसके अलावा मैं और कोई टर्म रख ही नहीं सकती. समझ में आ गया? ठीक हो गया. अब आते हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. यहाँ पर डिग्री क्या होगी? फर्स्ट वाले में 3, नेक्स्ट वाले में क्या होगी? 2, थर्ड वाले में 1, 3 आ गया ना, 1, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगी? 0. ठीक है. और जो फोर्थ पॉलिनोमियल है इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एंड डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड. लिख लो इस चीज को बुक पर ही. 0 डिग्री, दिस x इक्वल्स टू 3, ये वाला इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एक तो ये चीज लिखोगे, प्लस दूसरी चीज एक और, कि अगर x p ऑफ x इक्वल टू 0 दिया होता तो उसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल और डिग्री होती नॉट डिफाइंड. ये ना बुक में मैंने कल अंडरलाइन भी करवाया था, इसको लिख भी लो. ठीक है. अप्रैल एंड तक ना ये चैप्टर मोर और लेस खत्म करवाकर आपका, उसके बाद आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4 और फिर वो जो स्टैट्स इसका है वो भी करवा दूंगी. स्टैट्स बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएगा. 3 और 4 भी बहुत इजी, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, समझने वाली बात है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हाँ, मोस्टली 1 से आएगा, और 4 में से क्या आएगा और 3 में से क्या आएगा वो भी बता. इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एग्जाम्पलर में, काफी क्वेश्चन है कवर अप हो जाते हैं. पर 4 से जो आती है वो इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन. तो वो आपको सिचुएशन देकर इक्वेशन फॉर्म करेंगे. लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से भी देख लेंगे 9th का. ठीक है. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब. तो ये वाला जो हमारा टर्म है ये क्या है? क्वाड्रेटिक या लीनियर? क्या है ये? क्वाड्रेटिक. डिग्री 2 है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्या है? ये क्यूबिक. यहाँ पर क्या है? वाई, वाई स्क्वायर प्लस 4, क्वाड्रेटिक. ये 1 प्लस एक्स है तो क्या हो गया? लीनियर. और ये 3t है, लीनियर. आर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, और 7x क्यूब है तो ये कितना हो गया? समझ में आ गया? अब आते हैं, अब जो चीज करवाने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है. 2.1 तो हमारी पूरी होगी, 2.2 और 2.3 के लिए ये चीज ना बहुत काम आने वाली है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम. तो आज के टाइम पे ना तो बस हम जीरोस नहीं समझेंगे, उसका नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है जीरोस. मैं जीरोस नहीं करवाऊंगी. पहली चीज तो हम ये सीखेंगे, जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ना तो उसको लिखते हैं p ऑफ x. इसका मतलब क्या होता है? p शो करता है पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म p.
एक्स होता है किससे, वेरिएबल कौन सा है, पॉलिनोमियल इन एक्स। यूजुअली हम ऐसे शो करते हैं पी ऑफ एक्स। So this means the meaning, the short form, this is इसकी full fledged form या इसका एब्रिविएशन जो ये बना है, कहाँ से बना है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है। अब क्योंकि एक पॉलिनोमियल तो बनाते नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में मल्टीपल पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो हमने ना अलग अलग नाम दे दिए। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स समटाइम्स क्या होता है, आगे जाके पढ़ोगे इसको फंक्शन भी बोल देते हैं, फंक्शन इन एक्स, तो दैट्स व्हाई एफ ऑफ एक्स आ गया। अब और पॉलिनोमियल में तो जी ऑफ एक्स बोल देते हैं, कभी कभी आर ऑफ एक्स बोलते हैं, कभी क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मल्टीपल नेम्स है। इसका मतलब क्या है, P मीन्स पॉलिनोमियल, यहाँ पर एफ भी मीन्स पॉलिनोमियल, जी भी मतलब पॉलिनोमियल, और एक्स मतलब वेरिएबल। तो अगर आपको कहा गया है P ऑफ वाई, तो उसका मतलब उस पॉलिनोमियल में वाई जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, वाई के अलावा कोई और होगा तो वो कांस्टेंट। समझ में आ गया, पी ऑफ वाई, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ ए, समझ में आता है क्या मतलब हुआ। आते हैं, अब हमारे पास मान लो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, पी ऑफ वाई सॉरी, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। इसका मतलब है वाई इसमें वेरिएबल है। तो मैं क्या करती हूँ कि वाई अगर वेरिएबल है तो उसकी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, पुट वाई एज वन। मैंने कहा पुट y एज वन, तो p ऑफ y की जगह क्या क्या है, जहां जहां y है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, वन। तो वन स्क्वायर प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस वन। तो जो ये p ऑफ वन आया है ना, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा, p ऑफ y एट y इक्वल टू वन। रूट टू प्लस वन इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये वैल्यू है एट y इक्वल टू वन। इस चीज को लिख लो। अब ये चीज अगर समझ गए ना, तो पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर समझना ना, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बहुत आसान है। आज मैंने आपको यही करवाना है, अभी आधा घंटा ना इसी बात में मैं बोलूंगी कि व्हाट इज द वैल्यू, बस वही चीजें ढूंढेंगे। और इस वैल्यू को ही हम दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बन जाती है। ठीक है, बड़े स्लो पेस से करवा रही हूँ, ये चीज समझ लेना, घर पे हल्का हल्का थोड़ा सा रिवाइज करते रहना साथ साथ, और चैप्टर वन प्लीज रिवाइज करते रहो, बिकॉज वो मेजर थ्योरम आपकी आएगी, पूरा चैप्टर आएगा, और वो बहुत स्कोरिंग होता है, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, पर अगर स्टडी वाइज थोड़ा सा कॉन्स्टेंट, थोड़ा सा हम रेगुलरिटी बेसिस पे चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्लस इनिशियली जैसे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डाउट होंगे क्लास में लाओगे, मैं आपको साथ साथ सॉल्व भी करवा दूंगी। राइट, चलो ये समझ में आ गया, तो यही क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो मुझे दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, लिखो साथ साथ, पी ऑफ एक्स इज फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, पुट एक्स एज वन। तो जहां जहां एक्स दिखा वहां वहां मैंने क्या कर दिया, वन पुट कर दिया। तो ये बन गया फाइव माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू, एट माइनस फोर कितना हो गया, फोर। वैल्यू ऑफ polynomial p of x at x equal to 1 is 4। ये लाइन लिख लो। तो क्या आप निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू टू। ये तीन चीजें आपको बतानी है। यही पॉलिनोमियल अगर जीरो होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू जीरो होगा तो इसकी वैल्यू पूरी एक्सप्रेशन की क्या बन जाएगी, अगर x की वैल्यू माइनस वन होगा तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, और अगर x टू होगा तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कहती हूँ आपको फाइंड p ऑफ जीरो, p ऑफ माइनस वन, p ऑफ टू। तो इज इट क्लियर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज इसी चीज पे देखो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद विल कम टू जीरोस।
तो क्या बच्चे, पी ऑफ जीरो क्या आएगी वैल्यू, -2, पी ऑफ -1, चलो पी ऑफ -1 का मतलब है मैं लिखूंगी 5 -1 का होल क्यूब -2 -1 का होल स्क्वायर +3 इंटू -1 -2। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो ये क्या आ गया, -5, -2 इंटू +1 -3 माइनस, क्या हो जाएगा, -12। तुम्हारी क्या गलती हुई थी, टी ऑफ टू लिखना है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर +3 इंटू 2 -2, 8 5 जा 40, 4 2 जार 8 +6 -2, तो 30 +6 आंसर कितना आ गया, 30। टी ऑफ टू इज 36। समझ में आ गया। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 कितना है, 36। वैल्यू एट x इक्वल टू -1 -12, वैल्यू एट x इक्वल टू 0 -2। तो आपको ना अभी एग्जाम्पल 2 करना है, यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू एट द इंडिकेटेड वैल्यू वेरिएबल्स। इफ यू सी योर एग्जाम्पल नंबर 2, वो यही चीज है। तो बार बार बस यही एक करनी है, अभी वैल्यू सीखो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीखते हैं जीरो क्या होता है। मम्मा एक्स की वैल्यू -1 पे क्या आंसर आ रहा है? वैल्यू -1 पे आ रहा था, एक मिनट बेटा बता। एक्स की वैल्यू -1 पे आंसर था -12, ठीक है, ये देखो, ठीक है बच्चे, यस मैम। यस मैम। ओके ओके। ये टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, चलो इसको करो सॉल्व आगे। फाइंड द वैल्यू एट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो आपको x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पुट करनी है, p ऑफ 1 आप लिखोगे 5 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 + 7, तो 5 +7 12 -3 कितना आ जाएगा, 9। हो गया बच्चे, ये फर्स्ट वाला आंसर 9 आ गया। अब y की वैल्यू 2 पुट करनी है, q ऑफ y, q ऑफ y सिर्फ आपको बताते हैं अनदर पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन y, ठीक है ना। इसमें हम लिखेंगे, हाँ 2 लिखेंगे ना, तो 3 इंटू 2 क्यूब -4 इंटू 2 +√11, 8 3 जा 24 -8 +√11, तो ये हो जाएगा 16 +√11। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर ना थर्ड वाला जो है वो कंफ्यूजिंग कर देते हैं, कैसे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, और टी जो है वो आपका वेरिएबल था। तो आप इसको यहाँ लिखोगे 4a⁴ +5a³ -a² + 6, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू एट t = a, ठीक है। अब थोड़े से मैं क्वेश्चन देती हूँ,
क्योंकि अब हम नई चीज सीखेंगे, वैल्यू निकालनी तो हमें आ गई, तो लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कल हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में अपने एक दिन लगाएंगे, हमें क्या करना है, आपको मैंने पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मैं ये देती, यू नीड टू फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 0। इसी एक के लिए इतना ही कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे p ऑफ -1। चलिए सारी वैल्यूज हम निकालते हैं, 0, -1, 1, 2, 3। हो गया बच्चे? p ऑफ 1 कितना आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना। p ऑफ 2 कितना आ रहा है, 0। p ऑफ 3 कितना आ रहा है, 0। p ऑफ 0 कितना है, 6। और p ऑफ -1 कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 हो गया, 12 हो गया ना ये। ठीक है, हाँ जी, आपका भी आ गया आर्यन, यस मैम। सारी वैल्यूज आ गई ना। अब देखो, अगर हम इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन, मतलब थोड़ा सा इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन सब में, तो p ऑफ 1 इज अ नंबर 2, p ऑफ 12 नहीं आया ये देखो, अच्छा वो करवा तो मैं देखी, -1, -1 का स्क्वायर 1, -5 -1, ठीक है ना, हो गया ना, क्या गलती हो रही थी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आया, p ऑफ 1 इज 2, p ऑफ 2 0, p ऑफ 3 0, p ऑफ 0 इज 6, p ऑफ -1 इज 12। मैंने आपको इसी में 2-3 वैल्यूज और देती, ठीक है, जैसे कि p ऑफ 3 निकाल लो, और p ऑफ 3 तो निकाल लिया, p ऑफ -2 निकाल लो। हम्म, 20। अब ऐसे मैं आपको एक और पॉलिनोमियल देती हूँ, लेट मी से q ऑफ x, और वो है x प्लस 9। ठीक है, q ऑफ 1 क्या होगा, 10, q ऑफ 2 क्या होगा, 11, q ऑफ -1 प्लस 8, q ऑफ 0, और q अगर मैं लिखती हूँ -9 तब क्या आएगा। ठीक है, q ऑफ -8 पे क्या आएगा, +1। समझ में आ गई। अब मैं आपको समझा क्या रही हूँ कि पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन जीरो बहुत कम आती है। पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात कर रही हूँ, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो सिर्फ एक नंबर पर आई, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो
वैल्यू इज 0 एट 2 नंबर्स, ठीक है। वैल्यू इज 0 एट 1, वैल्यू इज 0 एट 2। इसके अलावा ना 2 और 3 को छोड़कर कोई भी नंबर पुट कर लो, आपके पास वैल्यू 0 नहीं आएगी। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इस क्यू वाले की डिग्री क्या थी और इस पी वाले की डिग्री क्या है? 2। ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है। तो ये एक बार 0 हुआ, ये 2 बार 0, ठीक है। और 0 हुआ कब? जब वेरिएबल कितना था? 2। 0 हुआ जब वेरिएबल था 3। 0 हुआ जब वेरिएबल था 9। तो अब मैं अब एक लाइन लिखवाऊंगी, आप उसको एज इट इज लिखोगे और वहीं से हम अपना समझेंगे कॉन्सेप्ट दैट q of x is equal to x plus 9. The polynomial q of x attains value 0 at x equal to -9, ठीक है। या फिर लिखती हूँ at x equal to -9 value of q of -9 is 0। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर q ऑफ -9, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लो इस चीज को, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एट x इक्वल टू -9 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल q ऑफ -9 इज 0, ठीक है। 0 तो सिर्फ ये -9 पर होगा, यहां से देखकर ही पता लग रहा है किसी और पे 0 होगा ही नहीं। तो x इक्वल टू -9 इज कॉल्ड, एक स्पेशल नंबर है जब वो 0 हो गया, ठीक है, इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो नंबर है ना वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको एक टर्म जीरो कहा जाता है कि ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि इस पर इसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। एज इट मेक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो, therefore x equal to -9 is called the zero of the polynomial। और यहीं से इस -9 को अगर मैं यहां ले जाऊं तो x + 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैं कल करवाऊंगी फैक्टर वाला चीज। और आपको जीरो समझ में आ गया कि x इक्वल टू -9 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ वाले पर और कितनी जीरो थी इसकी? एक, एग्जैक्टली 1, क्योंकि इसकी लीनियर डिग्री, डिग्री 1, जीरो भी 1, ठीक है। अब यहाँ पर दो जीरो है, तो कौन कौन से जीरो होंगे? हम कहेंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से वाला था हमारा? p ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसकी दो जीरोस है 2 और 3। समझ में आ गया? x इक्वल टू 2, 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो नंबर बन जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस चीज को याद करना है, समझना है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यही है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दो चीजें इसमें और करवाऊंगी, पहले इतना ही कर लेते हैं। यू फाइंड द जीरो। एग्जाम्पल 3 देखो, check whether -2 and 2 are zeros of polynomial x plus 2। तो आप लिखते हो p of x is equal to x plus 2, ठीक है। तो पुट x as +2 का है -2, तो p of -2 निकालोगे, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। ये लिखने का वे बता रही हूँ। आप लिखोगे p of x is equal to x plus 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपने अपनी नोटबुक में से कॉपी किया फर्स्ट पार्ट करके कि p of x is equal to x plus 2, पुट x as
-2, p ऑफ -2 क्या आएगा, -2 + 2 0, since p of -2 is 0, therefore x equal to -2 is a 0 of polynomial x plus 2। समझ में आ गया? ये लिखने का वे होता है, ये 3 स्टेप्स होते हैं जो हम लिखते हैं। लिख लो इसको, ऐसे ही चेक करना है। p ऑफ x आपको दिया हुआ है x plus 2, पुट x as +2, तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, since p of 2 is not equal to 0, therefore x equal to 2 is not a 0 of the polynomial। ठीक है, हाउ टू फाइंड 0 मैं कल करवाऊंगी, जैसे एग्जांपल 4 था। ठीक है ना, थोड़ा सा वो कल करेंगे लीनियर वाले का। आपका ना क्वेश्चन 4 के अलावा 1 2 3 हम कर सकते हैं एज होमवर्क। अभी क्लास में भी थोड़ा बहुत करवाती हूँ, आज होमवर्क भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 को भी फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि 0 निकालना ना कल डिटेल में हम उसे करेंगे, और इसके साथ करेंगे 0 ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वो चीज है ना, क्योंकि ये 1 मार्क में आते हैं क्वेश्चन, होता कुछ नहीं है, अभी 1 मार्क में आता है, हम सोच सोच कर 2 क्वेश्चन और खराब कर लेते हैं। ठीक है, और मतलब एक चीज है तो पता है कि रट्टा मारने वाली बात है, समझने वाली बात है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट एंड इफ इट कम्स इन द पेपर देन व्हाई नॉट, हम वो 1 मार्क में सिक्योर ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 5, which says verify 2 at zeros are zeros of the polynomial। तो मैंने लिखा p of x कितना दिया हुआ है, x² - 2x। चेक करना है x equal to 2, तो पुट x as 2, तो मेरे पास हो गया p of 2, 2² - 2 into 2 कितना हो गया, तो आप लिखोगे since p of 2 is 0, therefore x equal to 2 is a 0 of polynomial। देखो, ये सारा क्वेश्चन करके आना है, मुझे पता है तुम्हारे एक्वेरियम में अभी सयाल मैम है, सयाल मैम ठीक सर है, सर है, अच्छा, एक ऋतु गर्ग मैम भी से है और कुछ नहीं हाँ, अच्छा, आई रिमेम्बर 9th में हमारे टीचर थे सयाल मैम, तो शी यूज्ड टू मेक अस राइट इवन एवरी लाइन मे टेस्ट में। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बताया था मम्मा को तुम्हारे, तो तुम आई थी, है ना, हाँ, मेरा नाम अभी भी लिखा होगा वहां पे बोर्ड पे, पढ़ कर आना। 2000 में 2002 में ऋचा जिंदल, 12th टॉपर, पढ़, नीचे होगा ना जो आपके एडमिशन जहाँ पे एंट्रेंस है, वो ग्रिल वाला गेट नहीं बना हुआ, उसके साथ एक रूम नहीं बना हुआ है, पहले एक रूम था रिसेप्शन टाइप, है ना, उसमें वो बोर्ड लगा हुआ है, तो 25 ईयर्स के बाद आई थिंक चेंज होता है, देख कर आना। तो माय नेम इज स्टिल देयर बिकॉज़ आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर ना। तो आई रिमेम्बर श्याल मैम होते थे, वो पूरी पूरी लाइन लिखवाते थे। मैं क्यों बताती हूँ ये चीज, पता क्यों, क्योंकि ना आई रियलाइज इट नाउ आफ्टर टीचिंग एंड आफ्टर मीटिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जब हम कॉम्पिटिशन करवाते थे ना मैं, तब ये चीजें मैटर नहीं करती थी, बच्चा पढ़ा लिखा आता था ग्रेजुएशन लाइफ में ना, बड़ा मेच्योर थोड़ा सा कि पता अब करियर बनाना है, तो उस टाइम पर उसको सिर्फ समझना है। यहाँ पर आपको वो समझ कर आया हुआ है, उसको सिर्फ रिवाइज करके ब्रश अप करना है। यहाँ पर आपको सीखना है, तो सीखने के लिए ना हम 4 बार 10 बार ना, हमें जैसे यहाँ पर आपको 1 2 3 कितने क्वेश्चन है, 8 पार्ट्स लगा लो, करीब करीब 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में तुम एक लाइन को बार बार लिखोगे, लाइन याद ही हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जून के बाद हमने कहा था छोड़ दो, मत लिखो, चाहे इग्नोर। क्या हुआ था, जून के बाद जब सितंबर में टेस्ट सॉल्व करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, तो वो लाइन अपने आप दिमाग में रिपीट करती। ठीक है, दैट इज वाई वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच में लिखवाना मैथ्स में जरूरी क्यों होता है। समझ में आ गया, आपको याद आएगा x इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि p ऑफ 2 इज 0, राइट। तो ये चीज जब मैं लिखवा रही हूँ, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना। ये 3 4 साल पढ़ाने के बाद ना सच में मैंने रियलाइज किया है, बिकॉज आई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो मुझे एक बार में समझ आता था, तो मैं कहती थी आगे फालतू में लिखा रहे हैं मैम। लेकिन अब आफ्टर टीचिंग सो मेनी ग्रुप जहाँ पे बच्चे को याद ही नहीं रहता, तो अब समझ में आता है वो 10 बार लिखवाना क्यों जरूरी है। समझ में आ गया, जिसको एक बार में समझ में आता है
उसको बार बार को लिखवाते हैं कि चलो उसकी तो प्रैक्टिस है ही है, राइट। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये माइंड में एच कर जाए चीज, राइट। p of 0 is 0, therefore x equal to 0 is a zero of polynomial। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की होगी ना फैक्टराइजेशन में। आई रिमेम्बर मैम हमें कहते थे यू हैव टू राइट दिस टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस आर। फिर हम वो दो नंबर्स ढूंढ कर लिखते थे और मे टेस्ट में मार्क्स करते थे इस चीज के। टिल सितंबर हमने ये किया होगा, पूरी होमवर्क नोटबुक बनाई थी और हर एक क्वेश्चन पे ये लिखा था, राइट। उसके बाद छुड़वा दिया था कि नहीं लिखना, कोई बात नहीं छोड़ दो। तो क्यों है? क्योंकि अब तक याद है कि सम ये चाहिए, प्रोडक्ट ये चाहिए। वो अपने आप ढूंढ लेते थे हम क्वेश्चन में, बाद में अपने आप दिखता था कि सम ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा, राइट। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ये ऑब्जर्वेशन वगैरह सब बाद में करेंगे, आज सिर्फ वैल्यू और जीरो निकालना सीखेंगे, चेक करना कि ये जीरो है या नहीं, ठीक है। और जीरोस निकालने के लिए ना फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। हमें पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो एक्सरसाइज 2.2 करो, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लास में मुझे करवाना है सारा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी तभी प्रैक्टिस होगी। घर में तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो और घर में नंबर सिस्टम पढ़ कर आओगे, ठीक है। तो आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो समटाइम्स ना टीचर्स थोड़ी फजी हो जाती है, वो कहती है नहीं, चीज को ऐसे लिखो, ऑर्डर में वैसे लिखी। मेरी कोई लड़ाई नहीं है उसके साथ, ठीक है। ऐसे लिख लो, लीडिंग कोएफिशिएंट और एक आदत डाल लो, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग टर्म, देन लीनियर टर्म, देन 3। अब आपको कहा गया है कि पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ यू पुट x इक्वल टू 0, p ऑफ 0 क्या हो जाएगा? -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। क्या आ जाएगा? 3। तो हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी, therefore value at x equal to 0 is 3। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट लिखो, साथ साथ क्यों देख रही हो, लिखो इसको। पुट x as -1, तो p ऑफ -1 बच्चे बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है। और सीरियसली कह रही हूँ, टॉपर टिप है ये, टॉपर की टिप है ये, लिखना बहुत जरूरी है। मुझे लिखने का बहुत शौक था, आई टू बाय न्यू पेन्स, और मुझे होता था कुछ लिखवाने को दे दो फटाफट से। आई टू राइट एवरी टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, इनफैक्ट हिस्ट्री के नोट्स बनाती थी प्रॉपर बैठकर हिस्ट्री के, बिकॉज आई टू लव राइटिंग। तो उसके लिए ही कॉन्सेप्ट क्लियर या फिर वो चीजें याद लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तभी रहती हैं। -9 प्लस 3 इज -6। ड्रॉबैक भी होता है, पर आपके स्टेज में बड़ा एडवांटेज है टू राइट एवरीथिंग। वर्ड्स को आपको कहते हैं स्पेलिंग लिखा करो याद करने के लिए। और आजकल एक नई वो भी चल रही है कि वाई जस्टिफाई करते हैं कि वाई वी राइट, बिकॉज लेट्स से दिस इज द पॉइंट व्हेन यू प्रेस इट योर माइंड गेट्स एक्टिवेटेड, आपकी लर्निंग वाली जो कॉर्ड्स होती है वो एक्टिवेट होती है, दैट्स व्हाई लिखने पे जोर दिया जाता है। कहते हैं लाइक, आई डोंट नो हाउ साइंटिफिक इट इज, बट दैट इज व्हाट वी हर्ड एंड दैट्स व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माय क्लास टीचर्स, मतलब माय किड्स के टीचर्स ऑल्सो, कि नहीं लिखने पे जोर क्यों देते हैं किंडरगार्टन में, या क्यों इतना कलरिंग वगैरह क्यों करवाते हैं, विजुअलाइजेशन कलरिंग बहुत करवाते थे। तो हमने कहा कलरिंग इतनी क्यों करवा रहे हो, उसको नहीं इंटरेस्ट है, कहते नहीं जरूरी है करना, क्रेयॉन्स को पकड़ना, बिकॉज दिस पॉइंट गेट्स एक्टिवेटेड एंड देन लर्निंग स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेशन पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट इज x इक्वल टू 2, ठीक है। तो p ऑफ 2 10, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 माइनस, तो वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज माइनस। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही सब चीजें हैं। वेरीफाई वेदर द जीरोस, वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस इंडिकेटेड अगेंस्ट दिस। तो आप इसमें फर्स्ट सेकंड कंफ्यूज नहीं होना, पाए वाला अगर नहीं समझ में आएगा मैं कल करवाऊंगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मत करना, LN M है, मैं करवा दूंगी। सेवंथ कर सकते हो, एट कर सकते हो बड़े आराम।
अगर 6th 7th में भी आएगी तो मैं कल करवाऊंगी, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और कल आपका फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आराम से समझ में आ जाएगा, आपको हो जाएगा। इसमें पहले स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कही है, मैं वो नहीं करवाऊंगी, मैं आपको बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन पर लेकर जाऊंगी, ठीक है। लेट्स सी कैसे। इसको साथ साथ रिवाइज करो, आधा आधा घंटा इस पे लगाओ, आधा घंटा पिछले वाले चैप्टर पर लगाओ। अब से रोज 1 घंटा मैथ्स को लगाना है, तो मुझसे लगा सकते हो।